दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो ना केवल सच्ची घटना पर आधारित है, बल्कि इंसानी दुनिया से दूर दूसरी दुनिया की एक ऐसी कड़ी से वाकिफ कराती है जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये दास्तान जापान की ऐसी रहस्यमयी जगह के इर्द गिर्द घूमती है जहां मौजूद एक चमत्कारी टेलीफोन से आज भी लोग दूसरी दुनिया में जा चुके मरे हुए लोगों से बात करते हैं। क्या है इसकी सच्चाई? आइए जानते हैं असल घटना पर आधारित हमारी इस फिल्म में, जिसका नाम है वॉइसेस इन द विंड। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हारू और उसकी आंटी हिरोको को दिखाते हुए होती है। हारू अपने स्कूल के लिए रेडी हो रही थी और उसकी आंटी उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही थी। तभी टेबल पर हिरोको आंटी कहती है, अगले हफ्ते छुट्टियां पड़ने वाली हैं। मैं ओत्सुची जाने का सोच रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? ओत्सुची का नाम सुनकर हारू खामोश हो जाती है, मानो उस जगह ने उसके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है। आंटी उसे बताती है कि वो जगह पहले जैसी नहीं रही। इस बात को 8 साल बीत चुके हैं। अब तो शहर फिर से बन चुका है, हमें वहाँ चलना चाहिए। पर हारू का मन बेचैन था। अब बिना कुछ बोले ही वो वहाँ से स्कूल के लिए निकल जाती है। पूरे रास्ते आंटी की कही हुई बातों के बारे में सोचती है और जब घर आती है तो देखती है कि आंटी हिरोको जमीन पर गिरी हुई है। हारू उन्हें उठाने की कोशिश करती है, मगर शरीर बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था। आनन फानन में वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई थी। ये सब देखकर उसे काफी दुख होता है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में माँ बाप के जाने के बाद अब हिरोको आंटी ही तो बची थी। बेचारी बिना किसी से कुछ कहे शहर से थोड़ा दूर जाने लगती है। ये जगह डेंजर एरिया थी, जहाँ पर लैंडस्लाइड और भूकंप आने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो चुका था। वो जैसे जैसे अंदर जाती है वैसे वैसे उसे अपने हालातों पर रोना आता है। ऊपर की ओर देखकर चीख चीख कर वो ईश्वर से बस एक ही गुहार लगा रही थी कि आखिर उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। फिर रो रो कर वो नीचे गिर जाती है। तभी कुछ ही देर में रास्ते से गुजर रहा एक शख्स उसे देखकर वहीं रुक जाता है। वो हारू को होश में लाता है और संभाल कर अपने घर ले जाता है। इस आदमी का नाम कोही होता है। वो हारू से कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम चाहो तो मेरे घर के अंदर जाकर थोड़ा आराम कर सकती हो, और अगर बोलो तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आ सकता हूँ, लेकिन अच्छा ये होगा कि तुम थोड़ा सा कुछ खा लो। यहाँ हारू हिचकिचाती है, जिस पर वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें यहाँ घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस घर में मैं अकेला नहीं बल्कि मेरी माँ भी रहती है। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। मैं खुद एक परिवार वाला इंसान हूँ। ये सुनकर हारू उनके घर में दाखिल होती है और शांति से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। कोही उससे पूछता है कि आखिर तुम कहाँ से आई हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हें उस हालत में देखकर घबरा ही गया था। मुझे लगा कि तुम्हारी तो मृत्यु हो गई है। तभी वहाँ कोही की बीमार माँ आ जाती है और हारू को अपनी बूढ़ी आंखों से देखते ही उसके हाथों को पकड़कर चूमने लगती है, मानो वो उसे सालों से जानती हो। हारू को देखकर वो इतना खुश होती है कि उसे अयोको अयोको कहकर पुकारने लगती है। वो ना जाने क्यों उससे बार बार माफी मांग रही थी। अब ये माफी किस चीज की थी, इसका हारू को हल्का सा भी अंदाजा नहीं था। कोही उससे अपनी माँ की इस हरकत के लिए माफी मांगता है और उसे बताता है कि ओयोको मेरी छोटी बहन का नाम है, जिनका देहांत आज से 10 साल पहले हो चुका है। उसके बाद मेरे पिता भी चल बसे और फिर मेरी पत्नी बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई। बस तभी से मेरी माँ बीमार रहने लगी और मैं भी अब सिर्फ अपनी माँ के सहारे ही जिंदा हूँ। ना जाने क्यों हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। इसके साथ ही कोही उसे बताता है कि ये जगह हमेशा से ही बहुत पीसफुल रही है। सभी लोग हंसी खुशी यहाँ रहा करते हैं, लेकिन पिछले साल लैंडस्लाइड की वजह से ये शमशान में बदल गई। कई लोगों की मौत हो गई और जो बचे वो इसे छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। मैं भी उन किस्मत वालों में से एक था जो जीवित बचा और अपनी माँ के साथ यही रहने का फैसला किया। अब जिंदा बच गए हैं तो खाना खाना भी जरूरी है, इसलिए किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की याददाश्त थोड़ी सी वापस आ जाती है। वो हारू से पूछती है कि बेटी तुम कहाँ से हो, जिस पर हारू बताती है कि वो ओत्सुची से ताल्लुक रखती है। ओत्सुची का नाम सुनकर दोनों माँ बेटे एक बार तो चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि ये वही जगह थी जहाँ पर पिछले साल आई बाढ़ ने ना जाने कितने लोगों की दुनिया उजाड़ दी थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि हो ना हो जरूर इस लड़की ने भी हम लोगों की तरह अपना कोई करीबी खोया है। कोई उससे पूछता है कि क्या तुमने भी किसी अपने को खोया है? हारू बोलती है कि हाँ, उस दुखद दुर्घटना में मेरा पूरा परिवार मुझसे बिछड़ गया, जिसे सुनकर कोही सहम जाता है और हारू को समझाता है कि ऊपर वाले ने कुछ और ही सोच कर रखा होगा। अब तुम जीवित हो तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई कारण होगा, जैसे कि मेरे जिंदा रहने के पीछे का कारण मेरी
माँ हैं, जिन्हें मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। अब जीवित हो तो जिंदा रहना भी जरूरी है, और जिंदा रहने के लिए खाना तो खाना ही पड़ेगा। इसीलिए चलो बताओ मैंने कैसा खाना बनाया है। और इसके बाद सभी डिनर करने लगते हैं। रात में कोही हारू को उसकी बताई हुई जगह पर छोड़ देता है, लेकिन जाते जाते उसे एक राज की बात बताता है कि उसकी बहन की मौत आम नहीं थी, बल्कि उसने आत्महत्या की थी। जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तो ऐसा लगा मानो मेरी बहन मेरे सामने हो। प्लीज तुम जिंदा रहना, जिंदगी बहुत कीमती है। हारू उसकी बात शांति से सुनती है और हाँ में जवाब देती है। कोही उसे कुछ फल खाने को देकर कहता है कि अब जिंदा रहना है तो खाना भी पड़ेगा, और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। वो रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ती है और रात भर सफर करती है, और सुबह घर पहुंचने के लिए लिफ्ट मांगती है। उसे रास्ते में एक भाई बहन मिलते हैं जो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेते हैं, और दोनों बहुत ही नेक दिल के थे। पूरे रास्ते उन्हें हारू की चिंता सता रही थी। गर्भवती बहन हारू को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी और उसे अपने साथ घर ले जाना चाहती थी, पर उसका भाई इसके सख्त खिलाफ था। वो चाहकर भी पुलिस कचेरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। हालांकि वो लोग हारू को कहीं ऐसी वैसी जगह पर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसीलिए सबसे पहले उसे कुछ खिलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में लेकर जाते हैं और खाना ऑफर करते हैं। यहाँ वो उससे पूछते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, क्या उसके माता पिता को पता है कि तुम यहाँ इस तरह घूम रही हो। हारू को स्कूल ड्रेस में देखकर वो लोग उसे समझाते हैं कि ऐसे यहाँ वहाँ घूमना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, कोई उसे किडनैप भी कर सकता है। हर कोई हम लोगों जैसा इतना अच्छा नहीं होता। ये पूरा शहर ऐसे अनगिनत बुरे लोगों से भरा हुआ है। फिर टेबल पर खाना आ जाता है, जिसे देखकर बहन अपनी पॉकेट से फोन निकालने लगती है और सभी खाना खाने से पहले सोशल मीडिया के लिए उनकी फोटो क्लिक करने लगती है। तभी उसका भाई कहता है कि हाँ फोटो ले लो पहले, भूख चाहे कितनी भी तेज क्यों ना लगी हो, लेकिन आजकल की लड़कियां जो कुछ खाती हैं पहले उसकी फोटो जरूर लेती हैं। तुम भी ले लो बहन। हंसी मजाक के इन्हीं लम्हों के बीच वो न केवल अपना समय व्यतीत करते हैं, बल्कि हारू को भी कंफर्टेबल फील करवाते हैं, जिससे दोनों भाई बहनों की जुगलबंदी देखकर उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और आज के लिए उनका धन्यवाद करती है। फिर वो दोनों उससे बचपन के स्कूल के दिनों में अपने अपने घर से भागने की कहानी बताते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हारू ने भी ऐसा ही किया है, मगर असली वजह कोई नहीं जानता था। खाना खत्म होने के बाद बहन होटल की एक छोटे से कमरे में जाकर आराम करने लगती है। तभी हारू उसका हालचाल पूछती है, जिस पर वो बताती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकान लग रही है और शायद वक्त भी करीब आ चुका है। हारू उसके बच्चे का स्पर्श करने के लिए उसके पेट के ऊपर हाथ फेरती है तो एक अजीब सी हलचल महसूस होती है, जिससे वो काफी खुश होती है। गर्भवती महिला बोलती है, पूरा समाज, पूरा संसार इसी कोख से शुरू होता है, और अपने पति को याद करते हुए कहती है कि मेरी बेटी इस दुनिया में कुछ ही दिनों में कदम रखने वाली है, लेकिन उसके साथ उसके पिता नहीं होंगे। अपने पति के जाने के बाद मैं बस इसी बच्ची के लिए ही तो जीवित हूँ। ये मेरा आखिरी सहारा रहेगी। इसके साथ मैं गाना गाऊंगी। कुछ मिनटों बाद वो लोग हारू को अगले स्टॉप के लिए ड्रॉप कर देते हैं। जाने से पहले लड़का हारू से उसका पर्स मांगता है, जो कि पूरा का पूरा खाली था। वो उसमें 5,000 रुपए डालकर कहता है कि ये कोई उधार नहीं है, बस तुम्हारे सफर में काम आएंगे। बाकी ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड, कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना। बाकी अपना ख्याल रखना। हारू जाते जाते उसकी बहन को नम आंखों से बाय बाय कहती है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वाकई दुनिया में इतने अच्छे लोग भी हैं। और सूची अभी भी काफी दूर था। आधे रास्ते में ही शाम हो जाती है तो वो पब्लिक वॉशरूम में जाकर सबसे पहले कपड़े बदलती है, फिर अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर बाहर एक टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी यहाँ 3 राह चलते बदमाश लड़के आ जाते हैं और उससे जबरन जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। ये तो भला हो कार वाले का, जिसमें से एक लड़का उतरता है और हारू को उन गुंडों के चंगुल से बचाकर ले जाता है। लड़के का नाम मारियो होता है। सभी की तरह मारियो भी एक बार फिर वही सवाल पूछता है कि आखिर वो कहाँ रहती है। इस पर हारू उसे इकवाटे बताती है। मारियो हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है अभी तुम कहाँ पर हो? तुम अपने शहर से कितना दूर आ चुकी हो। शायद हारू को अच्छे से इस बात का एहसास था। ये सफर उसी ने अपनी मर्जी से शुरू किया था। सुबह होते होते वो गाड़ी में ही सो जाती है। मारियो नजदीकी स्टोर से उसके लिए खाने को सैंडविच लाता है। हारू पूछती है कि क्या आप फुकुशिमा जा रहे हैं? मारियो कहता है कि नहीं। पहली बार था कि कितने दिनों से शांत हारू किसी से सवाल जवाब कर रही थी। वो उससे पूछती है कि आप रहते कहाँ पर हैं? वो कहता है कि ये गाड़ी मेरा घर है। मारियो पूछता है कि वैसे तुम इकवाटे में कहाँ रहती हो? हारू बोलती है कि ओत्सुची। ये नाम मारियो को कुछ सेकंड्स के लिए शांत कर देता है। उसे भी एहसास होता है कि उस जगह पर कितना भयानक विनाश हुआ था। अब वो पूछता है तो क्या तुम अपने घर जा रही हो?
जिस पर हारू हामी भरती है। मारियो उसे बताता है कि मैं टोक्यो से सैटमा जा रहा हूँ, इसी बीच मैं तुम्हें किसी नजदीकी जगह पर छोड़ दूंगा। जिसके बाद दोनों एक साथ मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में वो एक छोटे से कैफे के नजदीक अपनी गाड़ी रोकता है। हारू और अपने लिए चाय ऑर्डर करता है, लेकिन मारियो यहाँ सिर्फ चाय पीने नहीं आया था। वो अपने फोन से एक फोटो निकालता है और कैफे मालिक से एक लड़के की फोटो दिखाते हुए पूछता है कि क्या आपने इस शख्स को यहाँ देखा है। इसका नाम मेहमेट है, पर कोई भी उसे पहचानने से इनकार कर देता है। पर तभी वहाँ दो शख्स आते हैं, जिनमें से एक मेहमेट को अच्छी तरह से जानता था। मारियो कहता है कि इस लड़के ने फुकुशिमा में आई एक तबाही में हमारी बहुत मदद की थी, क्या मैं इससे मिल सकता हूँ। दूसरा शख्स कहता है कि शायद नहीं, क्योंकि अब वो इमिग्रेशन वालों की कस्टडी में 3 साल की जेल में पड़ा है। उसके बीवी बच्चे कुछ ही दूरी पर यहाँ रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तुमसे मिलेंगे। साथ ही मेहमेट कब तक बाहर निकलेगा इसकी भी कोई उम्मीद नहीं है। बेचारे के जेल जाने की वजह से उसका पूरा घर तबाह हो गया है। वो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। तुम चाहो तो मैं उन्हें कॉल करके बुला सकता हूँ। मारियो इस पर फौरन राजी हो जाता है, जिसके बाद हम मारियो को उसके पूरे परिवार के साथ देखते हैं। उसे यहाँ मालूम पड़ता है कि उसका पूरा परिवार और समाज सब दूसरे धर्म के हैं, जिसके कारण उन्हें यहाँ काफी सताया जाता है और उसी का भुगत भोगी बेचारा मेहमेट है। हारू भी उन लोगों में काफी घुल मिल जाती है। वो उन्हें बताती है कि 2011 में उसका पूरा परिवार सुनामी की चपेट में आकर चल बसा। चंद घंटों की मुलाकात ऐसी लग रही थी जैसे वो लोग एक दूसरे को काफी लंबे समय से जानते थे। जाते जाते वो सभी हारू को खुशी खुशी अलविदा कहते हैं और फिर दोनों फुकुशिमा की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मारियो हारू को अपने परिवार की वही पिक्चर दिखाने को कहता है जिसे उसने वहाँ पर कुछ लोगों को दिखाई थी, और तस्वीर देखकर उससे पूछता है कि क्या ये सब सुनामी में मारे गए। हारू कहती है कि नहीं, वो कभी मिले ही नहीं। रास्ते में पड़ने वाला पूरा शहर कब्रिस्तान बन चुका था, हर तरफ सिर्फ तबाही का असर दिखा। तभी एक घर के सामने मारियो अपनी गाड़ी रोकता है। हारू पूछती है कि ये किसका घर है, तो वो कहता है कि मेरा। दोनों घर के अंदर जाते हैं। घर की हालत आज भी वैसी की वैसी ही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जल्दबाजी में सब कुछ छोड़कर यहाँ से गया हो। हारू को यहाँ अचानक अपने माता पिता और छोटा भाई हयातो दिखने लगते हैं। वो कल्पना की दुनिया में जाकर उनके साथ घुलने मिलने लगती है और खुशी खुशी उन्हें गले लगाने लगती है, इस बात से बेखबर कि ये सिर्फ और सिर्फ उसका एक सपना है। हकीकत में वहाँ कोई भी नहीं है। कुछ था तो मीलों दूर तक पसरा सन्नाटा। हारू अपनी पुरानी यादों में ऐसी बह गई थी कि उसे वो अपना खुद का घर नजर आने लगा। इसके बाद मारियो उसे अपनी एक पड़ोसी रिश्तेदार के यहाँ लेकर जाता है, जो अभी भी यहाँ पर रह रहे होते हैं। घर का बूढ़ा बुजुर्ग बताता है कि इस जगह पर तबाही आने के बाद सभी ने इस इलाके को खाली कर दिया था, लेकिन मैं उन चुनिंदा लोगों में से एक था जो वापस यहाँ पर बसने के लिए आया, क्योंकि मैं वहीं पर मरना चाहता हूँ जहाँ पर मैंने जन्म लिया, और शायद मेरी तरह और भी लोग यहाँ कभी न कभी जरूर आएंगे। उसकी बेटी हारू से पूछती है कि क्या तुम मारियो के साथ ट्रैवलिंग कर रही हो। तुम्हें उसके साथ ट्रैवल करते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो तो बहुत ही शांत रहने वाला इंसान है। बेचारा बहुत ही अच्छा लड़का था। उसकी एक पत्नी और एक बेटी भी थी, लेकिन उस सुनामी ने उससे सब कुछ छीन लिया। वो तो इसीलिए बच गया क्योंकि वो नजदीकी पावर प्लांट में काम कर रहा था। बस तभी से मारियो उन्हें ढूंढने में लगा है। आज अगर उसकी बेटी जिंदा होती तो शायद वो हाई स्कूल में ही होती। हारू को ये सब सुनकर काफी बुरा लगता है। उसे महसूस होता है कि इस दुनिया में सिर्फ वही परेशान नहीं है, बल्कि सुनामी ने हर किसी की जिंदगी तबाह की है। रात यहाँ गुजारने के बाद दोनों अगले दिन अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जहाँ खिड़की से दुनिया को देख रही हारू मारियो से अटपटा सा सवाल करते हुए कहती है कि क्या तुमने कभी आत्महत्या करने का सोचा। वो कहता है कि हाँ, बहुत बार, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर तुम मर गए तो तुम्हारे परिवार को कौन याद रखेगा। आखिर उन सबको दिलों में बसाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, वरना सबका अस्तित्व मिट्टी में मिल जाएगा। बुजुर्ग अंकल की तरह मैं भी बहुत जल्द अपने घर वापस आऊंगा और अपने परिवार को याद करते हुए यही अपनी आखिरी सांसें लूंगा। गाड़ी चलती जाती है और कुछ ही देर के बाद वो लोग ओत्सुची पहुंच जाते हैं। मारियो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा घर कौन सा था। हारू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो उसे गाड़ी से उतरकर पैदल चलने को कहती है। जहाँ कुछ ही कदमों के बाद उसे एक महिला नजर आती है, जिसे देखकर वो पहचान जाती है कि आप आशुका की माँ हैं। उस महिला का नाम होता है फुसाको और वो कहती है कि हाँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो। अब हारू बताती है कि वो उसकी स्कूल की दोस्त थी, जिसके कुछ ही सेकंड्स बाद वो हारू को फौरन पहचान जाती है और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने खड़ी है। वो कहती है कि क्या तुम वापस आ गई हो।
तो हारू बोलती है कि जी हाँ, वैसे अभी तक तुम कहाँ थी? जिस पर हारू बताती है कि मैं हिरोशिमा में अपनी आंटी के साथ रह रही थी। ये सुनकर फुसाको काफी खुश होती है और उसे अपने सामने इतना बड़ा होते देख उन्हें अपनी बेटी की याद आ जाती है, जो शायद अगर जिंदा होती तो इतनी ही बड़ी होती। हारू से उनकी स्थिति देखी नहीं जाती, आखिर उसने भी तो अपनों को खोया था। इसका मलाल उसे साफ समझ आ रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि फुसाको आंटी उससे मिलकर कुछ इस तरह भावुक हो जाएंगी। वो उन्हें अपने गले से लगाकर दिलासा देती है और माफी मांगती है कि काश उस दिन उसने आशुका का हाथ ना छोड़ा होता। दोनों पहले बचने के लिए साथ में ही भागे थे, लेकिन ना जाने कैसे उनका हाथ छूट गया और इसका मलाल बेचारी हारू को आज तक था। उसे लगता है कि अगर उस दिन वो दोनों साथ होते तो शायद आज आशुका अपनी माँ के साथ खुश होती। मगर फुसाको आंटी अच्छे से जानती थी कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो दिन ही इतना बदकिस्मत था कि हर कोई बस खुद को बचाने में लगा हुआ था। अगर वो भी उसकी जगह होती तो शायद यही करती। फुसाको उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, ये विधि का विधान था। उल्टा मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं, जिसके बाद हारू अपने लापता हुए घर को ढूंढने के लिए घटना स्थल के और करीब पहुंच जाती है। चलते चलते वो एक खाली पड़े प्लॉट के पास पहुंचती है, जो पूरी तरीके से नेस्तनाबूत हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कभी यहाँ एक सुंदर सा आशियाना हुआ करता था, जो कि हारू का घर था। मगर आज वहाँ सिर्फ चंद दीवारों की ईंट बची थी। घर की चौखट देखते ही हारू को अपने वो पुराने दिन याद आ गए। वो कहती है कि मैं घर आ गई और जमीन के एक कोने का मुआयना करती है। माँ का कमरा, फिर उसका कमरा और वो बरामदा जहाँ वो लोग खेला करते थे, सब कुछ उसे नजर आ रहा था। नम आंखों के साथ वो यही कह रही होती है, मैं घर वापस आ गई। आप लोग कहाँ हैं? मुझे जवाब क्यों नहीं देते? क्या किसी को अपनी बेटी की फिक्र भी नहीं है? आप सब कहाँ हैं? प्लीज मुझसे एक बार मिल लीजिए, मुझे देख लीजिए। और रोते रोते वो घर के एक एक कोने को निहारती रहती है। जो घर उसे कभी महल जैसा लगता था, आज बिना परिवार के काट रहा था। वहीं अपने माता पिता को याद करते करते बेकाबू होकर वो गिर जाती है। मारियो उसे संभालता है, किसी तरह इस जगह से दूर लेकर जाता है ताकि वो अपने आप को संभाल सके, क्योंकि जब तक वो उजड़े हुए घर के सामने होती उसे अपने माँ बाप की याद सताती रहती। वो उसे नजदीकी रेलवे स्टेशन के पास ड्रॉप करके टिकट के लिए कुछ पैसे थमाता है और समझदारी से उसे घर जाने की सलाह देता है, क्योंकि जिस ओत्सुची को वो देखना चाहती थी, उसकी आंटी जिसके बारे में जिक्र कर रही थी, आखिर उस जगह से वो वाकिफ हो गई है। अब यहाँ सिवाय यादों के कुछ नहीं रह गया है, इसलिए अच्छा होगा कि वो अब अपने घर वापस चली जाए। जाने से पहले वो हारू को अलविदा कहता है। हारू भी पहली बार किसी को इतने दिन में न केवल बाय कहती है, बल्कि उसे अपना असली नाम हारूका बताती है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर वो अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी एक छोटा सा लड़का उसके नजदीक आकर पूछता है, क्या नमिटा बीच जाने वाली ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म से गुजरेगी? वो कहती है कि नहीं, दूसरी तरफ से। हारू कहीं ना कहीं उस लड़के में अपने आप को देख पा रही थी। वो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं विंडफोन जा रहा हूँ। विंडफोन? ये कैसी जगह है? इसके बारे में तो मैंने आज तक सुना नहीं। लड़का बोलता है कि ये दुनिया की बेहद विचित्र जगह है। यहाँ पर एक अद्भुत टेलीफोन रखा है, जिसकी लाइन इंसानी दुनिया से दूर उस दूसरी दुनिया से कनेक्टेड है, जहाँ पर हमारे अपने मृत्यु के बाद जाते हैं। यानी कि हम उस फोन के जरिए मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं। हारू ये सुनकर दंग रह जाती है। वो कहती है कि क्या सच में हम अपने से दूर गए लोगों से वहाँ बात कर सकते हैं? वो लड़का कहता है कि हाँ, मैंने तो किताब में ऐसा ही पढ़ा है। हारू उससे पूछती है कि वैसे तुम वहाँ जाकर किससे बात करना चाहते हो? मासूम लड़का कहता है कि अपने पिता से, जिनकी मृत्यु पिछले साल एक एक्सीडेंट में हो गई। बस मैं वहाँ उन्हीं के लिए आया हूँ, उनसे बात करके मुझे उन्हें कुछ बताना है। हारू को उस बच्चे की बातों में थोड़ी सच्चाई नजर आती है। ऊपर से अपने परिवार से इतना दूर आ जाने के बावजूद उसे उनसे बात करने का एक सुनहरा मौका लगता है। क्या पता जो शांति उसे ओत्सुची जाकर नहीं मिली, वो वहाँ जाकर मिल जाए। और उस लड़के के साथ ट्रेन पकड़कर वो उसी जगह पहुँच जाती है। हारू बच्चे से पूछती है कि क्या तुमने अपनी माँ को बताया कि तुम कहाँ हो? वो कहता है कि नहीं, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने यहाँ आने से साफ साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए मैं उन्हें बिना बताए ही यहाँ आ गया हूँ। हारू उसे समझाती है कि ये बहुत ही गलत बात है। तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हारी जिंदगी में पिता ना सही, कम से कम माँ तो है। मेरे पास तो वो भी नहीं है। वो तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो रही होंगी, न जाने कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढ रही होंगी।
तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए, उनके दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लड़का तुरंत अपना फोन निकालकर अपनी माँ से माफी मांगता है और उन्हें बता देता है कि वो नमीटा बीच पर है और अपने पिता से बात करके वो घर वापस आ जाएगा। दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंचते हैं। लड़का टेलीफोन बूथ को देखकर काफी खुश होता है। उसे अपने पिता से बात करने की बेसब्री इतनी थी कि वो भागकर उन्हें कॉल लगा देता है। दिलचस्प बात ये थी कि फोन लग भी जाता है और कुछ ही मिनटों तक बात भी करता है, लेकिन दूसरी तरफ कौन था ये किसी को नहीं पता था। कुछ ही देर में लड़का हंसते मुस्कुराते हुए वापस आ जाता है और हारू को बात करने के लिए जाने को कहता है। हारू फोन बूथ के अंदर जाती है और फोन उठाकर कुछ ही सेकंड्स के लिए शांत हो जाती है और फिर लाइन के दूसरी तरफ मौजूद अपने परिवारजनों को बताती है कि वो अब हाई स्कूल में पहुंच चुकी है और सीनियर भी हो गई है। कुछ ही दिनों बाद 18 साल की पूरी होने वाली है। मेरा जन्मदिन नजदीक है, मगर हर बार की तरह शायद इस बार भी आप लोग नहीं होंगे। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। आप कहाँ हैं? मैं हिरोशिमा से इतनी दूर सिर्फ आप लोगों से मिलने के लिए आई थी। क्या आपको पता है कि यहाँ आंटी आने वाली थी, लेकिन वो बीमार पड़ गई, इसीलिए मैं खुद आई हूँ और अब यहीं रहूंगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे सफर में मुझे कई अनजाने लोग मिले। हर किसी की अपनी कहानी थी, लेकिन सब दिल के बहुत अच्छे थे। मुझे लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही लाचार और बदकिस्मत हूँ, लेकिन नहीं, कुछ लोगों के पास तो वो भी नहीं है जो ईश्वर ने मुझे दिया है। पूरे सफर ने मुझे सिखाया कि आखिर जिंदगी कितनी प्यारी है। मेरी मुलाकात आप लोगों से तो हो नहीं पाई, लेकिन आप लोगों का एहसास मुझे हर पल होने लगा। मैं जान चुकी हूँ कि ये दुनिया कितनी हसीन है। मुझे अब किसी से कोई शिकायत नहीं। मैं जीवित रहूंगी तभी तो आप लोगों को याद करती रहूंगी। इससे पहले मैं घर भी गई थी, वो पूरी तरीके से टूटा हुआ है। वहाँ मेरा स्वागत करने के लिए कोई नहीं है। आप सभी साथ होते तो जिंदगी फिर से रंगीन हो जाती। बस यही कमी मुझे खल रही है, जिसका मुझे जिंदगी भर मलाल रहेगा। बस खुशी इस बात की है कि जिस जगह पर मेरा जन्म हुआ, आज मैं वहीं खड़ी हूँ। अब आप लोगों के बिना मैं कैसे रहूंगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खुद को जिंदा रखूंगी। हालांकि कभी कभी सोचती हूँ कि काश उस रोज मैं भी आप लोगों के साथ बह जाती तो अच्छा होता। कम से कम आपके पास तो होती। वो नम आंखों के साथ उनसे पूछती है कि आप लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं पूरी तरीके से अकेली हो चुकी हूँ। मुझे बस आप लोगों को देखना है। मरते दम तक यही मेरी आखिरी इच्छा रहेगी। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आप लोग समुद्र के किसी हिस्से में हैं या फिर आसमान में? कितना सुंदर है वहाँ का नजारा, प्लीज मुझे बताइए ना। माँ, पापा, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं एक ना एक दिन आप सबसे मिलने जरूर आऊंगी। तब तक के लिए मैंने जिंदा रहने का फैसला किया है। आखिर मैं आपकी बहादुर बेटी जो हूँ। वो थोड़ी देर सोचती है और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनसे कहती है कि तब तक मैं बूढ़ी जरूर हो जाऊंगी, मगर परेशान न होइए, मैं आपको पहचान लूंगी। अच्छा ठीक है, अब रखती हूँ। हारू अपने जज्बातों को समेटे बूथ से बाहर आ जाती है और एक कोने में बैठकर अपने नजदीक में मौजूद खूबसूरती का एहसास करती है और अपनी जिंदगी के लिए कुछ अहम फैसलों को लेकर वहां से निकल पड़ती है, जिसके साथ ही हमारी ये कहानी भी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, जाते जाते आपको बता दें, ये विंड फोन आज भी नमिटा बीच के पहाड़ियों पर मौजूद है। ये एक ऐतिहासिक जगह है जो 2011 में आए भूकंप और सुनामी में लापता हो चुके 30,000 से भी ज्यादा लोगों के लिए उनके अपनों से मिलने और बात करने का चमत्कारी ठिकाना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। अब मैं फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।